नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th विज्ञान विषय जिसका लेसन नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस वीडियो में हम आपको लेसन नंबर 9 के बारे में बताएंगे और इसमें जो सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में बताएंगे। तो आज हम पूरे 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। तो पहला प्रश्न है, मेंडल के अनुसार आनुवंशिक कारकों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, आनुवंशिक कारकों को हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा? जीन रहेगा। अब बताते हैं दूसरा प्रश्न। दे रखा है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की? चलो आप बताओ, अब डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो ध्यान रखना, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने की। ठीक है, तो यह है हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगला तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या कहलाता है? ध्यान रखना, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि अगर जोड़े में बताए तो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं उन 22 जोड़े वाले गुणसूत्रों को हम ऑक्टोसोम्स कहते हैं, जबकि जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो नर में तो कौन सा होता है? XY, जबकि मादा में कौन सा होता है? XX, यानी कि XX। आगे चौथा प्रश्न है, उत्परिवर्तन के बारे में समझाया। तो आपको बताना है कि उत्परिवर्तन के बारे में किसने समझाया था? तो ध्यान रखना, डी ब्रिज ने समझाया था। किसने समझाया? डी ब्रिज ने। अगला पांचवा प्रश्न है, विकासवाद के बारे में समझाया। तो ध्यान रखना, डार्विन ने समझाया था। किसने? डार्विन ने। अगला छठा प्रश्न है, मटर के पौधे पर किसने अध्ययन किया और कितने वर्षों तक किया था? ये भी आपको बताना है। तो ध्यान रखना, मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था और वो 7 वर्ष तक किया था, क्योंकि उसने मटर के 7 लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। अगला 7वां प्रश्न है, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना, मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटा एवम होता है। क्या होता है? पाइसम सेटा एवम। अगला 8वां प्रश्न है, अवशेषी अंग का नाम बताओ। तो आपको कोई सा भी एक अवशेषी अंग का नाम बताना है। तो इसका उत्तर है कर्ण पल्लव की पेशिया। अगला 9वां प्रश्न है, समयुग्मजी का उदाहरण बताओ। तो ध्यान रखना कि जो कैपिटल वाला डबल टी होता है और स्मॉल वाला डबल टी होता है, ये दोनों क्या है? समयुग्मजी का एक उदाहरण है। ध्यान रखना, डबल कैपिटल टी वाले को हम समयुग्मजी लंबे पौधे कहते हैं, जबकि छोटे वाले को हम समयुग्मजी बौने पौधे कहते हैं। अगला 10वां प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों के बारे में बताया। तो ध्यान रखना, किसने बताया था? लेमार्क ने बताया था। इसके बाद 11वां प्रश्न बताते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो बताओ बच्चों, आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान रखना, डीएनए। ये डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि आनुवंशिक इकाई क्या होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगला 12वां प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। ठीक है। अगला 13वां प्रश्न है, जीव जंतुओं के चट्टानों में दब जाने से बने जीव अवशेष को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म। अगला 14वां प्रश्न है, पक्षी के पंख व मनुष्य के हाथ कौन से अंग है? आपको बताना है कि समजात अंग है या फिर समवर्ती अंग है। तो ध्यान रखना, ये कौन से अंग है? समजात अंग है।
अगला 15वां प्रश्न है, आनुवंशिकी या वंशागति के नियम किसने दिए? तो ध्यान रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए। 16वां प्रश्न है, वंशागति के तीनों नियमों के नाम बताओ। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि मेंडल ने कौन से नियम दिए थे, तो वंशागति के नियम दिए थे और उनके नाम क्या क्या है? पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अगला 17वां प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखना, हल्डेन ने दिया था। किसने? हल्डेन ने। अगला 18वां प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम बताओ। तो ध्यान रखना, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछे आरएनए का पूरा नाम, तो आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो ध्यान रखना, गुणसूत्रों पर। कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों पर। 20वां प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। 21वां प्रश्न है, जंगली गोभी से किन किन सब्जियों का विकास हुआ है? तो बताओ, कौन सी सब्जियों का विकास हुआ है? तो ध्यान रखना, पत्ता गोभी, फूल गोभी और केल, इनका जंगली गोभी से क्या हुआ है? विकास। अगला 22वां प्रश्न है, पक्षियों के पंख तथा तितली के पंख कौन से अंग के उदाहरण हैं? तो ध्यान रखना, समवर्ती अंग के उदाहरण है। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, आप अच्छे से पढ़ ले और यदि याद नहीं है तो अलग से इनको नोट्स के रूप में आप बना के लिख भी सकते हैं, ताकि परीक्षा के टाइम आप पढ़ के जा सके। अब बताते हैं 23वां प्रश्न दे रखा है, मेंडल का पहला और दूसरा नियम किस पर आधारित है? आपको ध्यान रखना होगा कि मेंडल का पहला नियम तो है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम, और दोनों के दोनों नियम किस पे आधारित है? एक संकरण पर आधारित है। जबकि ध्यान रखना, 24वां प्रश्न है, मेंडल का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये किस पर आधारित है? तो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अगला 25वां प्रश्न है, डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? चलो बताओ, अब आपका नंबर है। डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है? तो ध्यान रखना, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास, ये डार्विन की पुस्तक का नाम है। चलो अब बताओ 26वां प्रश्न, लेमार्क की पुस्तक का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, लेमार्क की पुस्तक का नाम है फिलोसोफिक जूलॉजिक। अगला 27वां प्रश्न है, मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, ऑटोसोम्स कहते हैं। अब आपको लास्ट में 28वां, 29वां और 30वां प्रश्न बताते हैं। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों प्रश्न अगर आएंगे तो 1-2 नंबर में नहीं, ज़्यादा नंबरों के आएंगे, और तीनों प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि परीक्षा के लिए ये तीनों प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो 28वां प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ध्यान रखना, आपको बताना है लिंग गुण निर्धारण के बारे में। और 29वां प्रश्न है, समजात अंग व समवर्ती अंग में अंतर बताओ। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है, परिभाषा भी याद रखनी है, उदाहरण भी याद रखना है। लास्ट का 30वां प्रश्न है, मेंडल के तीनों वंशागति के नियमों के बारे में बताओ। तो ध्यान रखना, तीनों नियमों के बारे में आपको अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग अनुपात याद रखना है, जैसे जीन पर रूप अनुपात, लक्षण पर रूप अनुपात क्या क्या है। ठीक है, तो जितने भी आज हमने 30 प्रश्न बताए, सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़ ले।